तो फ्रेंड्स, मेरी पिछली वीडियो ओएसआई रिलेटेड पार्ट 1 पार्ट 2 देखने के बाद ही ये पार्ट 3 देखिए, तभी आपको ये पता चलेगा। तो पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको समझाया था कि कितने टाइप के हमारी ओएसआई लेयर के अंदर चेंजिंग हुए थे। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी समझाया था कि ओएसआई लेयर कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कौन कौन सी अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, बहुत कुछ हमें सिस्टम्स वगैरह हमें देखने को मिली थी। पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर में डिस्कस किया था मैंने आपको। साथ ही साथ मैंने एक और भी डिस्कस किया था कि जो अलग अलग यहाँ पर हमारी ओएसएल लेयर की सिस्टम्स होती है, कौन कौन से यहाँ पर इसको चेंजिंग की गई। तो आज हम और कुछ जानेंगे यहाँ पर ओएसएल लेयर के बारे में। तो पार्ट 3 के अंदर हम इसका कम्प्लीटली नॉलेज लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Oh, it's a setup, it's a setup, it's a setup. There's a oh, it's a setup, it's a setup, it's a setup. There's OSI was hands and industry effort attempting to get industry participant to agree on common network standard to provide। तो यहाँ पर OSI जब यहाँ पर इंडस्ट्री कंप्लीट हुई, इस सेटिस्फाई हुई कि इस मॉडल को कंप्लीट हुआ, तो उन्होंने इस इंडस्ट्रीज को यहाँ पर एग्री हो गए यहाँ पर, और सभी कॉमन नेटवर्क के अंदर ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है यहाँ पर। और सभी यहाँ पर जितने भी डिवाइस बनाने वाली कंपनी, IBM कंपनी है, सिस्को कंपनी है, बहुत सारी अलग अलग कंपनी जो है नेटवर्क की, इनके अंदर ये मल्टी वेंडर सिस्टम सेटअप करने का यहाँ पर एक फॉर्मूला उनको दिया गया यहाँ पर। इट वॉज कॉमन फॉर लार्ज नेटवर्क सपोर्ट टू मल्टीपल नेटवर्क प्रोटोकॉल स्विट्स। तो ये जो बहुत बड़ा कारण जो था, क्योंकि ये नेटवर्क मल्टीपल नेटवर्क को हैंडल करने वाला, उसको कम्युनिकेशन में लाने वाला ये प्रोटोकॉल बना यहाँ पर। with many devices unable to interoperate with the other device because of lack of common protocols। क्योंकि बहुत सारे कंपनी अलग अलग कंपनी बनाने का काम करते थे, सभी कंपनी जो थी वो अलग अलग अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने प्रोटोकॉल क्रिएट करती थी। लेकिन जब यहाँ पर मल्टी वेंडर इंटरऑपरेबिलिटी को सेट कर दिया गया यहाँ पर, सभी कॉमन नेटवर्क पर ये स्टैंडर्ड ऐड करना ही है, तो उन्होंने जैसे इंटर किया तो सभी दूसरे और प्रोटोकॉल भी ये सूट हो गया, सेट हो गया यहाँ पर। और साथ ही साथ बहुत सारे नेटवर्क की डिवाइसेस जैसे कि राउटर, स्विच वगैरह यहाँ पर जो होती है, वो जब आज के टाइम के अंदर भी ये कॉमन प्रोटोकॉल्स जो होते हैं उसको बहुत ही हाई मल्टीपल नेटवर्क ज्वाइन होगा यहाँ पर। होवेवर किस तरह से हुआ, यहाँ पर लिखा है while OSI development its networking standard, TCP/IP came into widespread use on multi-vendor network for inter-networking। तो यहाँ पर जब OSI सिस्टम्स ने, OSI जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने डेवलप किया है नेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स TCP/IP प्रोटोकॉल्स को। तो TCP/IP जैसे प्रोटोकॉल्स जैसे ही अंदर हमारे इंटरनेट के अंदर हमारे उसको इंटर किया गया था यहाँ पर 1978 से ही उनका स्टार्ट हो चुका था यहाँ पर। लेकिन 1984 के अंदर ही यहाँ पर उनको सभी को कह दिया कि ये जो स्टैंडर्ड आप यूज़ कर सकते हो आप अपने तरीके से। जैसे आजकल आप गूगल को, आपको यूट्यूब यूज़ करना है तो का तो आप यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर लिखोगे youtube.com, जैसे भी आप यूज़ करोगे यूट्यूब का आपका कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, इन दोनों के बिना आप यूट्यूब नहीं यूज़ कर पाओगे। ओके, तो ये जो आपको एप्लीकेशन के बिना और आपके मोबाइल के बिना आप यूज़ नहीं करते जैसे इंटरनेट, उसी तरह से यहाँ पर जब ये सभी कॉमन प्रोटोकॉल्स इस OSI जब लेयर क्रिएट किया, किस तरह से वो सेटअप हो गया, क्योंकि उनको अंदर TCP/IP ये जो प्रोटोकॉल जो है वो बना दिया गया था यहाँ पर। और यहाँ पर मल्टी वेंडर नेटवर्क फॉर इंटरनेट वर्किंग, तो यहीं से वो स्टार्ट होता है यहाँ पर इंटरनेट सिस्टम। इंटरनेट पे जैसे ही यहाँ पर, फिर यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर इस मल्टी वेंडर नेटवर्क क्रिएट होते गए, सभी कंपनी इंटरनेट यूज़ करने के लिए यहाँ पर अलग अलग लोगों को कहती थी यहाँ पर कि आप इतना सिस्टम, इतना इंटरनेट वगैरह। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जब इनेबल हुआ यहाँ पर, इन one host to interact with the corresponding internet the same layer in another host। तो यहाँ पर जो प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन में अच्छी तरह से आया यहाँ पर,
और दूसरे और भी यहाँ पर कंपनी के जो अलग अलग कंपनी के यहाँ पर होस्ट जैसे कि यूज़ करने वाले, जो नेटवर्क यूज़ करने वाले हैं, तो जो सर्विस डेफिनेशन यहाँ पर जो उसकी जो है लाइक OSI मॉडल का जो यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट किया गया, डिस्क्राइब किया गया, बताया गया कि उसकी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर एन लेयर मतलब नेटवर्क लेयर बाय एन नेटवर्क वन लेयर मतलब नेटवर्क का वन लेयर, और वेयर एन इज वन ऑफ 7 लेयर ऑफ प्रोटोकॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लोकल होस्ट। तो सभी के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो हो या ऑपरेटिंग कोई मशीन हो, उसके सभी के अंदर ये प्रोटोकॉल ऐड किए गए, प्लस यहाँ पर उनके OSI मॉडल भी ऐड किए गए यहाँ पर। एट ईच लेवल एन टू इंटर द कम्युनिकेशन डिवाइसेस लेयर एन पर एक्सचेंज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, जिसको PDU आजकल कहा जाता है यहाँ पर। तो इसको जो एन जो है अभी एन, इसको कहा जाता है कि वन ऑफ 7 लेयर, ओके, ISO लेयर कहा जाता है। तो जहाँ पर ये लेयर ऐड किए जाते थे यहाँ पर हर एक सिस्टम के अंदर, तो सभी के अंदर कम्युनिकेशन 2 वे होता था यहाँ पर, ओके। और 2 इंटर सिस्टम जैसे जैसे 2 से 4, 4 से 8 वो प्रोटोकॉल और PDU भी काम आने लगे, और उसी से यहाँ पर स्टार्ट होगा यहाँ पर कि बाय मींस ऑफ अ लेयर एंड प्रोटोकॉल सेटअप each PDU contain payload called the service data unit SDU, जो आज ISP जो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड होता है यहाँ पर, ये सर्विस डेटा यूनिट ही काम करता है यहाँ पर उनका, क्योंकि जो कोई हमारा इंटरनेट का पैकेट खत्म होता है, आपकी कंपनी है जो आप कहते हो कि मुझे कोई इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम करना है वोडाफोन की तरह, एयरटेल की तरह, तो ये इसी सर्विस डेटा यूनिट के अंदर आपको आना पड़ता है यहाँ पर, और अलग विथ प्रोटोकॉल रिलेटेड हेडर्स एंड फुटर्स वगैरह। तो यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम की डेटा प्रोसेसिंग बाय 2 कम्युनिकेशन OSI कंपेटिबल डिवाइस प्रोसीड एज फॉलो। तो जो डेटा को कम्युनिकेशन में दोनों के बीच में लाता है वो किस तरह से काम करता है यहाँ पर। तो पहले मैंने कहा था कि डेटा टू बी ट्रांसमिटेड इज कंपोजिट एट द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द ट्रांसमिटिंग डिवाइस। तो ट्रांसमिट डिवाइसिंग जो पहले हमें चाहिए होता है कि ऐसा सिग्नल जो एक दूसरे सिग्नल को कैच करे, लेयर उसके ऊपर उसके अंदर जो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट PDU को सेट जो प्रोग्राम को, ओके। तो PDU जैसे सेट होता है यहाँ पर, तो द PDU इज पास टू लेयर N1, तब यहाँ पर स्टार्ट होता है यहाँ पर लेयर N1, मतलब उसकी फंक्शनलिटी स्टार्ट हो जाती थी। और यहाँ पर जब स्टार्ट होती है यहाँ पर, जब हमारा कोई मोबाइल होता है तो उसका जो ट्रांसफ़र करने का जो फाइल होता है यहाँ पर, जो फाइल करने वाला जो वायरलेस सिस्टम होती है, उसी के अंदर डिफाइंड होता है यहाँ पर कि जो हमारा सिग्नल को किस तरह से भेजना है, यहाँ पर रिसीव करना है। तो ये जो PDU होता है यहाँ पर, इसके अंदर पहले से सेटअप किया जाता है। और जब यहाँ पर वेयर इट इज नोन एज द सर्विस डेटा यूनिट, और वहीं से यहाँ पर स्टार्ट होता है सर्विस डेटा यूनिट। तो सर्विस डेटा यूनिट जब स्टार्ट होता है यहाँ पर एक्टिव चार्ज स्टार्ट होता है, तो उसके साथ जो हेडर लगता है फिर उसके बाद फोटो लगता है, फिर दोनों को प्रोसीडिंग में लेयर N1 जो होता है वो PDU को सौंप दिया जाता है, यहाँ पर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट को सौंप दिया जाता है। तब वो पास होता है यहाँ पर लेयर N2 के अंदर। तो N2 लेयर जो होता है वो यहाँ पर देख सकते हो कि N2 layer the process continue until reaching the lower most level। तो जो जब तक आपका कंटिन्यू जब तक उस लेयर के लास्ट तक नहीं पहुंचता लेवल के अंदर, तब तक वो प्रोसेस करता है यहाँ पर, और विच द डेटा इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीविंग डिवाइस, तब जाकर आपका दूसरा मोबाइल जो है रिसीव करता है यहाँ पर। तो उसी तरह से दूसरा आपका कंप्यूटर रिसीव करता है, उसी तरह से आपका दूसरा डिवाइस, आप यहाँ पर किसी एक देश के अंदर दूसरे देश के साथ कम्युनिकेशन करते हो तो हजारों किलोमीटर का यहाँ पर डिस्टेंस होता है। तो उस डिस्टेंस को पास करने के लिए, उस डिस्टेंस को आपके डेटा को पास करने के लिए उनके बीच में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, लेकिन उस डिवाइस को समझने के लिए कि ये डेटा कहाँ से आया, ये डेटा कहाँ से ट्रांसफ़र होता है, तो उनके बीच में बहुत सारे राउटर्स, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। तो वो भी SDU, PDU और OSI लेयर पर ही काम करते हैं ये सभी डिवाइसेस।
ओके, और उनकी भी अपनी सेटिंग्स होती है यहाँ पर। ओके, तो एट द रिसीविंग डिवाइसेस द डेटा इज पास्ड फ्रॉम द लोवेस्ट टू हाईएस्ट लेयर एज सीरीज ऑफ SDU while being successfully stripped from each layer header or footer until reaching the topmost layer where a last of the data is consumed। तो जिस तरह से वो डेटा को सेंड करने के लिए उन्होंने प्रोसेस की थी, तो उसी तरह से डेटा प्रोसेस की थी, तो रिसीव करने के लिए भी वही प्रोसेस होगी, लेकिन उल्टी प्रोसेस होगी। वो इस तरह से होता है कि जब हमारा डेटा हमने वायर के थ्रू भेज दिया, हमारा कंप्यूटर का ये कंप्यूटर यहाँ पर कोई है, वो कंप्यूटर भेज देता है यहाँ पर अपने वायर के थ्रू दूसरे कंप्यूटर के अंदर, तो वायर से वो डेटा उठाएगा और फिर वो लेयर काम करना शुरू कर देगा और आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर स्टार्ट कर देगा। ओके, उसी तरह से होता है। वो किस तरह से होता है मैं समझाऊंगा। तो बात करते हैं कि OSI मॉडल कब डिफाइन हुआ था, अलग अलग उसके अंदर चेंज किए गए थे। तो पहला जो यहाँ पर जैसे कि ISO जब स्टार्ट हुआ था 1978 के अंदर और उसको रिलीज किया था 1983 के अंदर। ओके, तो ISO IEC यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 7498, आप इंटरनेट पर जाकर चेक कर सकते हो। तो बेसिक मॉडल क्रिएट किया था, उनको तब पता नहीं था, क्योंकि कम्युनिकेशन तो आ जाती थी यहाँ पर, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाती थी, क्योंकि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के अंदर कम्युनिकेशन होने के साथ साथ यहाँ पर उनके कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स भी थे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तब आती थी 1984 के बाद, जब 1985 1987 के अंदर जब डिवाइसेस बनने लगे यहाँ पर अलग अलग, तब ISO को सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्रिएट करना पड़ा। तो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तब होता है क्योंकि जब अब कोई भी हमारा डिवाइसेस कोई ऐसी सिस्टम के साथ दूसरी सिस्टम जुड़ती है यहाँ पर, जैसे कि एक कंप्यूटर है दूसरी कंप्यूटर इस डिवाइस के साथ जुड़ती है, तो उसका सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर भी क्रिएट करना पड़ा था उनको। तो चाहे जो भी हमारा कंप्यूटर कोई भी हो, कितने भी हमारा कंप्यूटर कितने भी हम कनेक्ट करें या फिर हम यूज़ करें, तो इन कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करने के लिए जो सेंट्रलाइज सिस्टम जो होती है उनको भी मैनेज करने के लिए तीसरा सिस्टम नेमिंग एंड एड्रेसिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती थी। क्योंकि अगर आपका सिस्टम डेटा तो सिग्नल आपका कंप्यूटर सिग्नल इसको भेज देता है वायर के थ्रू या वायरलेस के थ्रू, लेकिन उस डिवाइस को भी पता होना चाहिए कि वो डेटा कहाँ से आया और उसको कहाँ भेजना है। ओके, राउटर को भी पहचानने के लिए कि ये डेटा कहाँ से आया, किस तरह से भेजना है। तो इंटरनेट के अंदर भी डेटा कहाँ से आया, किस तरह से भेजना है, तो उसको नेमिंग और एड्रेसिंग करने के लिए ISO IEC 74983 बनाया गया। यहाँ पर उसको वर्जन नया OSI मॉडल को क्रिएट किया गया, नया तीसरा वर्जन आया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर चौथा मॉडल इसलिए यहाँ पर कि मैनेजमेंट फ्रेगमेंट टू नो। तो 1998 के अंदर जैसे ही यहाँ पर सर्वर आया, तो सर्वर के अंदर प्रॉब्लम ये आई कि जो अलग अलग डिवाइसेस होती है यहाँ पर 1998 टू 2005 के आसपास, तो जब एक नेटवर्क दूसरे अलग डिफरेंट नेटवर्क के साथ बहुत सारे नेटवर्क के साथ ज्वाइन होती है यहाँ पर, तो उसके अंदर मैनेजमेंट करने का उसका फ्रेमवर्क नहीं होता है यहाँ पर। और उस टाइम के अंदर हमारा इंटरनेट 2005 के अंदर लगभग बहुत हो चुका था यहाँ पर, और यहाँ पर जो अलग अलग यहाँ पर जो टोपोलॉजीज के अलग अलग यहाँ पर सेटिंग्स के जो यहाँ पर सिस्टम जो होती है उसको मैनेजमेंट करने के लिए, उसको फ्रेमवर्क सेटअप करने के लिए भी यहाँ पर ये जो हमारा मॉडल हुआ यहाँ पर OSI मॉडल को चेंज करना पड़ा यहाँ पर। तो जो सर्वर जो होते थे उनको भी बहुत ही अच्छा बेनिफिट हुआ था यहाँ पर। ओके, क्योंकि उसको रिसीव करना होता है, डेटा को सेंड करना है, उनके एम्प्लॉय होते हैं, फिर पब्लिक भी होती है उसी सर्वर के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर फेसबुक कंपनी है, तो फेसबुक कंपनी को मैनेज करने के लिए उसकी टीम होती है, फेसबुक कंपनी के सर्वर को मैनेज करने के लिए उसकी टीम अलग होती है, फेसबुक कंपनी को कंट्रोल करने के लिए उसकी डेवलपमेंट करने के लिए उसकी अलग टीम होती है, तो वो भी सर्वर यूज़ करेगी। प्लस आपका फेसबुक कंपनी आप यूज़ कर रहे हो, उसकी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, फेसबुक यूज़ कर रहे हो आप, तो पब्लिक भी बहुत सारी यहाँ पर उसके सर्वर पर आती है, तो उसका फ्रेमवर्क भी यहाँ पर बनाने के लिए अब तक भी ये फ्रेमवर्क बहुत ही अच्छी तरह से काम आती है। तो बहुत सारी आजकल पब्लिक ये नहीं जानती है कि हमारा डेटा इंटरनेट का कहाँ से कहाँ किस तरह से चला जाता है, किस तरह से हमारा डेटा वापस आता है, किस तरह से हमें रिक्वेस्ट हम कहते हैं कि हमारा कंप्यूटर रिक्वेस्ट भेजता है,
लेकिन वो रिक्वेस्ट किस तरह से भेजता है, उसका डेटा किस तरह से जाता है, रिक्वेस्ट भेजने का काम डेटा करता है। आप बटन दबा देते हो, कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हो, पावर चलता है यहाँ पर, प्लस यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होती है, उसी वक्त से ही यहाँ पर ये ISO मॉडल स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। लेकिन जब नेटवर्क इंटरनेट के साथ जोड़ता हो, आप कोई भी कंप्यूटर को, कोई भी मोबाइल को ज्वाइन करते हो, तो आपका एक पाथ बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है। तो उसी रास्ते के अंदर किस तरह से डेटा को सेंड करना होता है, यहाँ पर किस तरह से रिसीव करना होता है, तो यही ये ISO मॉडल काम करता है, OSI मॉडल काम करता है यहाँ पर। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा कि लेयर आर्किटेक्चर में हम सभी लेयर को पढ़ेंगे। हम एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या काम करती है, सेशन लेयर क्या काम करती है, ट्रांसफर लेयर का क्या काम होता है, नेटवर्क लेयर का क्या काम होता है, डेटा लिंक लेयर का क्या काम होता है, फिजिकल लेयर का क्या काम होता है। तो मैं आपको सभी को लेयर का आर्किटेक्चर समझाऊंगा। यहाँ पर लिखा है कि रिकमेंडेड X200 डिस्क्राइब मैंने 7 लेयर बताया यहाँ पर, लेवल 7 1 to 7, और लोअर लेयर से मैं स्टार्ट करूँगा। तो लोअर लेयर तो ये फिजिकल लेयर, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ एप्लीकेशन से। ओके, तो जो हमारा डेटा रिसीव होता है, डेटा वो फिजिकल लोअर लेयर से डेटा रिसीव होता है, और जो डेटा सेंड हो जाता है तो वो एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर से सेंड होता है। तो फिजिकल लेयर ही रिसीव करता है और सेंड करता है, लेकिन सभी लेयर का काम अलग अलग होता है, उसकी सिस्टम्स अलग अलग होती है, और क्या काम करता है वो भी समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो क्वेश्चन टाइम, मुझे आप ये बताएं कि OSI लेयर का कौन सा ऐसा पहला साल था जब यहाँ पर ISO ने उसको रिलीज किया था यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन से 1973, 1985 या फिर 1983। तो एक दिन में आप मुझे ये जवाब भेज सकते हो आप यहाँ पर। ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस लेयर के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे इस वीडियो को बार बार देखें, आपको पता चल जाएगा यहाँ पर। ओके, तो थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में भी सीखेंगे OSI लेयर के बारे में, तो OSI लेयर किस तरह से स्टार्ट होता है यहाँ पर। ओके, तो थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका Gmail ID के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर। आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो, या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, फिर हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारे पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखिए, तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।